होंगे। तो हम अपने सीटेट के सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नया क्लास, और आज के क्लास में फिर से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप वीडियोस के लास्ट में बताइएगा कमेंट करके कि आपके 30 आउट ऑफ कितने स्कोर बन रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम हर डे यानी कि हम हर दिन ये कोशिश करते हैं कि कुछ नए क्वेश्चंस को लाया जाए, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन को लाया जाए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि विकास का अर्थ क्या है। तो इसका तो आंसर आपको दिख रहा है कि सभी प्रकार के परिवर्तन को हम विकास कहते हैं। यानी कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, रचनात्मक परिवर्तन, ये सारे के सारे जो परिवर्तन है ना, ये सभी विकास के अर्थ कहे जाते हैं। यानी कि इन सब का अर्थ है विकास करना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास का प्रकार होता है। विकास किस प्रकार का होता है? सार्वभौमिक या क्रमबद्ध विकास होता है या फिर सतत विकास होता है? तो विकास की ये सारी अवस्थाएं हो सकती हैं। विकास सभी तरह से होता है। सार्वभौमिक भी होता है, विकास क्रमबद्ध तरीके से भी होता है, और विकास की प्रक्रिया सतत भी होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं, तो आप ऑप्शंस को सही तरीके से पढ़ा कीजिए, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिगम किसे कहते हैं? आप बताइए कि अधिगम किसे कहेंगे? स्थायी परिवर्तन, हाँ ये आंसर हो सकता है। अस्थायी परिवर्तन, क्या अस्थायी परिवर्तन को हम अधिगम यानी कि लर्निंग कहेंगे? जन्मजात परिवर्तन, क्या जन्मजात परिवर्तन अधिगम हो सकता है? या फिर केवल शारीरिक परिवर्तन? केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, जन्मजात परिवर्तन को भी नहीं कहते हैं, और ना ही अस्थायी परिवर्तन। जबकि अधिगम क्या है? एक अस्थायी परिवर्तन है, यानी कि एक स्थायी परिवर्तन है। अधिगम में अस्थायी परिवर्तन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्यवहारवाद सिद्धांत किसने दिया है। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। व्यवहारवाद सिद्धांत क्या स्कीनर महोदय का है, या फिर पॉलोव महोदय का है, या फिर वाटसन का है, या फिर प्याजे का है? तो वाटसन महोदय व्यवहारवाद का सिद्धांत स्कीनर नहीं देते हैं। एक सेकंड, स्कीनर महोदय नहीं देते हैं, पॉलोव भी नहीं देते हैं, प्याजे भी नहीं। प्याजे तो जिन प्याजे संज्ञानात्मक सिद्धांत देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। वही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप भी पहले आंसर्स को बताइए। मैं तो कहूंगी कि जब आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप अपने पास एक पेन रखा करिए, और एक पेज या कॉपी हो तो उसको रखा करिए, और यहाँ पे लिखिए कि ये कौन से डेट पे आप इसको कर रहे हो, डेट लिख लिया कीजिए, और 30 क्वेश्चन करिए। देखिए कि सीडीपी के जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके आउट ऑफ कितने बनते हैं, और एक हफ्ते तक इसको सॉल्व करिए, और फिर देखिए कि आपके किस टॉपिक में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा ना कि आपके धीरे 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 सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। एक बेस्ट स्ट्रैटेजी यही होती है पढ़ने की, कि आप सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना टाइम टेबल, अपना रूटीन बनाते हो। बट मैं क्या करती हूँ, या फिर मैं अपना बताऊं तो हम क्या करते हैं कि हम वीकली, एक तो हमारा टाइम टेबल जो होता है वो डेली बेसिस का होता है, और एक टाइम टेबल आप बनाओ वीकली, यानी कि एक हफ्ते मैंने जो पढ़ा है वो मैं सैटरडे और संडे को ट्राई कर लेती हूँ। मैं क्या, आप भी करो, ये चीजें होनी चाहिए। आप एक बार ट्राई कर लीजिए सैटरडे या संडे को कि उसका मॉक लगा के, या फिर उसका टेस्ट लगा के, या उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि मुझे इस टॉपिक को और कितना पढ़ना है। इससे क्या होता है ना कि आप अगर वीकली इन सारी चीजों को करते हो और डे बाय डे भी चीजों को पढ़ते हो, तो आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो होप सो अगर आपको पसंद आए तो आप ट्राई कर लेना, नहीं तो आप अपने शेड्यूल एंड अपना डेली रूटीन मेरे साथ शेयर करिए। चलिए, वाइगोस्की ने किस पर विशेष जोर दिया है? वाइगोस्की महोदय किस चीज पर विशेष जोर देते हैं? क्या अनुवांशिकता पर देते हैं, या सामाजिक वातावरण पर, या बौद्धिक विकास पर, या परिपक्वता पर? तो आपको पता है कि जो वाइगोस्की महोदय हैं ये सामाजिक वातावरण यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक वातावरण, सामाजिक चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अनुवंशिकता की बात यहाँ पर नहीं है, बौद्धिक विकास भी नहीं है, और परिपक्वता की भी बात नहीं हो रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रचालन अनुबंधन किससे संबंधित है। आप बताओ कि प्रचालन अनुबंधन किससे संबंधित होगा। और ये किनका कथन है, क्या ये पॉलो महोदय कहते हैं या फिर ये स्कीनर का कहना है या प्याजे का कहना है या कोहलबर्ग का कहना है। तो ये स्कीनर कहते हैं, यानी कि प्रबंधन अनुबंधन का जो संबंध है वो स्कीनर महोदय से है, वही कोहलबर्ग से नहीं है, प्याजे महोदय से भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है कि बच्चे की समस्याओं को समझने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। आप बताइए कि बच्चे को समझने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है। डांटना बिल्कुल नहीं, बातचीत हो सकती है, बातचीत करके हम बच्चों के समस्याओं को जान सकते हैं, पर सजा देकर बिल्कुल नहीं, अनदेखा करके भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है। सीखने में जो प्रेरणा है, प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि मोटिवेशन का कार्य ज्यादा क्या हो सकता है सीखने के पर्पज से। बाधा डालना जी नहीं, गति बढ़ाना हाँ गति बढ़ाना हो सकता है, दंड देना नहीं हो सकता, ध्यान हटाना जी नहीं, ध्यान हटाना भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि सीखने के लिए प्रेरणा, बाधा डालना कैसे हो सकता है। प्रेरणा, अगर आप किसी चीज को सीखने के लिए मोटिवेट हो रहे हो तो ये तो उस चीज के लिए और अच्छी बात है ना। बाधा डालना तो नहीं होगा, गति हाँ इस चीज के लिए गति दे सकती है वो चीजें, दंड देना भी नहीं होगा और ध्यान भटकाना भी नहीं होगा। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है और आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हो। वही अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कोहलबर्ग के अनुसार पहला अस्त्र क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि कोहलबर्ग जो है वो हमेशा पूर्व सांविधिक अवस्थाओं की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संवादिक अवस्था, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वही अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हार्मोनल परिवर्तन किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि आप बताओ कि जो हार्मोनल परिवर्तन होते हैं उनका संबंध किस प्रकार के विकास से है। क्या वो शारीरिक है या भावनात्मक है या सामाजिक है या भाषा का है। तो आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर समझ आएंगे कि हार्मोनल चेंजेस भाषा का विकास थोड़ी होता है, और हार्मोनल चेंजेस में सामाजिक भूमिका क्या है, भावनात्मक भूमिका क्या है, ये तो शारीरिक परिवर्तन है ना। हार्मोन चेंजेस जब होते हैं, जब आप सोचो कि बच्चा शैशवावस्था में है, उसके बाद वो बाल्यावस्था में जाता है, उसके बाद बच्चा किशोरावस्था की तरफ बढ़ता है, तो उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वो गर्ल हो या बॉय हो, दोनों में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये तो किसी बच्चे का शारीरिक परिवर्तन हुआ ना, ये भावनात्मक नहीं हुआ, ना ही ये सामाजिक हुआ, ना ही भाषा का हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। वही अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बच्चे का IQ सामान्यतः कितना होता है। आप बताओ कि किसी बच्चे का सामान्यतः IQ कितना होता है। इस ऑप्शन के अनुसार हम राइट आंसर में जाएंगे, सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि सामाजिकरण यानी कि सोशलिज्म किससे संबंधित है, तो इसका संबंध जो है वो इसका आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिकरण सबसे पहले बच्चा परिवार से सीखता है, फिर विद्यालय से सीखता है और फिर अपने साथी समूह से सीखता है। तो ये जो तीनों के तीनों है ना, वो सारी की सारी चीजें बच्चों के विकास में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे ऑप्शन, यानी कि बच्चे के विकास में सामाजिकरण में परिवार, विद्यालय और सहपाठी सभी आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुभाषिकता किससे बढ़ावा देता है, यानी कि बहुभाषिकता जो है किसको बढ़ावा देगा, भ्रम को जी नहीं, भ्रम को नहीं। मल्टी लैंग्वेज जो है क्या वो संज्ञानात्मकता का विकास करेगा। तो जी हाँ, ये जो बहुभाषिता होता है ना, मल्टी लैंग्वेजिज्म जो होता है वो संज्ञानात्मक का विकास करता है, अधिगम में बाधा नहीं, मनोवैज्ञानिक का कमजोरी नहीं। समझिए कि आप देखोगे कि अगर एक क्लास है अगर आपकी और उसमें बहुत सारे लैंग्वेज के बच्चे हैं ना, अगर तो क्या होता है ना कि बच्चे इंटरेक्ट करते हैं। आप देखोगे कि
एक बच्चा दूसरे बच्चे की भाषा को कैप्चर करता है, सीखता है, उसके साथ बोलना बैठना शुरू करता है, तो इससे क्या होता है ना कि क्लास में बहुभाषिता मतलब बहुत सारे लैंग्वेज बच्चे सीखते हैं, बोलते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बहुभाषिकता तो बढ़ावा देता है संज्ञानात्मक विकास को। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बच्चे किससे सबसे अच्छा सीखते हैं। बच्चा किससे सबसे अच्छा सीखेगा? वास्तविक अनुभव से, बिल्कुल सही है। किताबों से सीखता है बट सबसे अच्छा नहीं सीखता, परीक्षा से भी नहीं और दंड से भी नहीं। किताबें तो एक माध्यम है, सीखने का तरीका है। और लेकिन अगर आप समझो ना कि आप किसी बच्चे को एक बुक पकड़ा देते हो कि ये इस बुक को पढ़ लो, इस बुक में तुम देख लो, अगर आप एसएसटी के टीचर बनोगे या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनते हो, तो आप कोई भी चीज ऐसी है, अगर आप बच्चे को ये एक बुक दीजिए और उसको बोलिए कि ये पढ़ के देख लो, या फिर अगर आप उसे फील्ड ट्रिप पर लेकर गए और उन सारी चीजों का वो वास्तविक तौर पे अनुभव करता है, तो इसके कंपैरिजन में बच्चा यहाँ ज्यादा अधिक तरीके से सीखेगा। यानी कि वास्तविक अनुभव जो है, जब आप बच्चे को वास्तविकता पे जोड़ के पढ़ाते हो या फिर उन्हें वास्तविक अनुभव देते हो ना, तो उस समय बच्चा बहुत ज्यादा सीखता भी है और आपके साथ क्लास में बहुत अच्छे से एंगेज भी रहता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है। तो अनुकरण किस प्रकार का अधिगम होगा? तो जो अनुकरण है क्या वो प्रत्यक्ष अधिगम है? जी नहीं, अनुकरण करना अप्रत्यक्ष अधिगम के प्रकार में आता है, संयोग नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या है कि स्कूल रेडीनेस में क्या शामिल है। तो स्कूल रेडीनेस में क्या शामिल होंगे? ये सारी की सारी चीजें जो है स्कूल रेडीनेस में शामिल है, यानी कि शारीरिक तैयारी, मानसिक तैयारी और सामाजिक तैयारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोरावस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। आप बताओ कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो किशोरावस्था की सबसे बड़ी समस्या है पहचान संकट। अनुशासन है पर उतना नहीं है, खेलपन और खानापन भी नहीं है। किशोरी अवस्था की सबसे बड़ी समस्या है, इसे हम हीरो वर्शिप की अवस्था भी कहते हैं, और इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है पहचान संकट। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एलडी का मतलब क्या है। एलडी का मतलब क्या हो सकता है। तो एलडी का मतलब होता है लर्निंग डिसऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलडी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप लगाओगे लर्निंग डिसऑर्डर जो है वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। आप मुझे बताओ कि डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया क्या लिखने से संबंधित है? नहीं। बोलने से संबंधित है? नहीं। सुनने से संबंधित है? नहीं। डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है, यानी कि जिन बच्चों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है उन्हें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कक्षा प्रबंधन के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है। आप बताओ कि कक्षा नियंत्रण के लिए या फिर अगर आप क्लासरूम को एक सीक्वेंस से रखना चाहते हो, एक अच्छे वे से ऑर्गेनाइज रखना चाहते हो, ऑर्गेनाइज इन द सेंस की सारी चीजें अपने जगह पर तो हो, बट आपकी क्लास में बच्चा इंटरेस्ट भी ले, आपसे पढ़ना भी चाहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम। तो उसके लिए क्या हम चिल्लाना शुरू कर देंगे? जी नहीं। अगर आप चिल्लाना शुरू कर दोगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। धमकी देंगे हम बच्चों को? बिल्कुल नहीं, हम धमकी नहीं दे सकते हैं। स्पष्ट नियम बनाएंगे। हाँ, कुछ हम रूल्स बनाएंगे कि इतने टाइम पर हमारी क्लासेस शुरू होंगी, इस क्लास का ड्यूरेशन ये होगा। तो ये सारी चीजें जो है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं एक अच्छे क्लास के प्रबंधन में, आप वो करोगे जिससे कि आपका क्लास जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से चलेगा। अच्छे से इन द सेंस की आपकी क्लास में बच्चे पढ़ेंगे बैठ के, और आप अपने कक्षा को प्रबंधन के लिए सबसे अधिक आवश्यक चीजों को वहां पे रख के और इसे बहुत अच्छे से, बहुत सुचारू तरीके से चला सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पष्ट नियम बना के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बच्चे की सीखने की गति किस पर निर्भर करती है। तो उसके बुद्धि पर, उसके वातावरण पर और उसके स्वास्थ्य, ये तीनों के तीनों इसके ऑप्शन हो जाएंगे। क्योंकि किसी बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे। किसी बच्चे का को वातावरण ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसको कैसे आप सिखा सकते हो। और किसी बच्चे में मतलब बुद्धि लब्धि उसकी कम है, उसका आईक्यू थोड़ा कम है, तो भी आप उसे सिखा नहीं सकते हो। तो इन तीनों चीजों को का होना बहुत जरूरी है किसी बच्चे को सिखाने के लिए अच्छे से।
व्यवहार में परिवर्तन किससे आता है? आप बताओ कि व्यवहार में परिवर्तन कैसे आएगा? व्यवहार में परिवर्तन अनुशासन से आएगा? नहीं। सजा देकर भी नहीं, कठिनाइयों से भी नहीं। व्यवहार में परिवर्तन अनुभव से आता है। आप देखते हो कि हम कभी कभी देखते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, बट कुछ शरारती बच्चों के साथ रह के उनका व्यवहार बदल जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि उनके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आया है? जब वो दूसरों के साथ बैठ रहे हैं तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो ये क्या हमने अनुभव किया ना कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। तो इसका क्या हो जाएगा कि अनुभव के द्वारा किसी के व्यवहार में परिवर्तन होता है। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बच्चे सबसे पहले कैसी भाषा सीखता है? बच्चा सबसे पहले कैसी भाषा सीखेगा? आप बताओ कि पहले बच्चा लिखना सीख जाएगा। कोई छोटा सा बच्चा हो, सबसे पहले वो लिखना सीख जाएगा? पहले बच्चा बोलने जानता है। बच्चा पहले माँ, ब, पापा, मामा जो भी बोलता है वो पहले बोलना शुरू करता है, पहले ही औपचारिक भाषा सीख जाएगा, विदेशी भाषा जी नहीं। बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, इसे बलबलाना भी कहते हैं। तो बच्चा पहले बोलना सीखेगा ना, उसके बाद तो आप उसे किसी भी तरह की भाषा सिखाओगे, कुछ भी सिखाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच कब अमूर्त होती है? तो आप बताओ कि बच्चे की सोच अमूर्त कब होगी? तो अमूर्त होगी 11 वर्ष के बाद। पियाजे महोदय कहते हैं कि अगर एक बच्चा है उसकी सोच अमूर्त 11 वर्ष के बाद होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि शिक्षक का कार्य क्या है? एक शिक्षक का कार्य क्या हो सकता है? ज्ञान देना। ज्ञान देना शिक्षक का कार्य नहीं है कि आप बस ज्ञान देके चले जाओगे। एक मार्गदर्शक बनना शिक्षक का कार्य है। डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है और परीक्षा लेना भी नहीं है। एक शिक्षक क्या होता है ना, एक शिक्षक बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में क्या नहीं किया जाता? समावेशी शिक्षा में क्या नहीं किया जाता? तो कक्षा अलग अलग नहीं की जाती है समावेशी शिक्षा में। समान अवसर, हाँ सबको समान। विशेष जरूरतों को ध्यान दिया जाता है। एक सेकंड, अलग अलग कक्षाएं नहीं की जाती हैं। हाँ तो यही हो जाएगा ना, इसमें नहीं पूछ रहा है आपसे नेगेटिव क्वेश्चन, आपसे नहीं तो पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें की जाती है। समान अवसर देना, विशेष जरूरतों का ध्यान रखना, सहयोगी शिक्षण करना, पर ऑप्शन नंबर ए नहीं किया जाता है और नहीं ही पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्व अवधारणा किससे बनती है? स्व अवधारणा किससे बनेगी? तो ये दूसरों के प्रतिक्रियाओं से बनती है। परीक्षा लेने से स्व अवधारणा नहीं बनेगी, ना ही खेल से बनेगी, ना ही अनुशासन से बनेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरों की प्रतिक्रियाओं से बनती है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि बच्चों के मानसिक आयु किससे मापी जाती है? तो बच्चे का मानसिक आयु आप किससे नापेंगे? उसके बुद्धि परीक्षण से मापेंगे ना। आप किसी की शारीरिक क्षमता से उसकी मानसिक आयु कैसे नाप सकते हो? आप खेल से भी नहीं नाप सकते हो, ना ही आप भाषा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ट्रायल एंड एरर तकनीक किस प्रकार की सीख है? तो ट्रायल एंड एरर जो है ना वो प्रयास आधारित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप बी के साथ जा सकते हो। रचनात्मकता नहीं, अनुकरण आधारित नहीं, नैतिकता नहीं। ट्राई एंड एरर जो है ना वो प्रयास आधारित तकनीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अच्छा, ट्रायल एंड एरर, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई नहीं। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? आप बताओ कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? पर पुरस्कार, पुस्तक ज्ञान नहीं, परीक्षा भी नहीं है, अंकों की प्राप्ति भी नहीं है। व्यवहार में परिवर्तन होना ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। यानी कि अगर आप किसी के व्यवहार में परिवर्तन आता है, किसी का बिहेवियर चेंज होता है, तो हम कहते हैं कि शिक्षा का असली उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप समझते हैं, आप अगर इस चीज को समझो भी कि कोई बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेता है, बहुत मतलब उसके पास बहुत ज्ञान हो, पर उसके व्यवहार में परिवर्तन ना हो, तो फिर वो कैसे शिक्षा हुई? और हमेशा आपके बिहेवियर में परिवर्तन होगा ही होगा, वो या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पर बिहेवियर में चेंजेस होता है शिक्षा से। क्लियर है? तो इसी के साथ आज के ये रहे हमारे 30 क्वेश्चन, और आप मुझे कमेंट में बताइए, या फिर मैं जो बोली आप पेन पेपर के साथ आप खुद से अपना स्कोर चेक करिए, और फिर देखिए कि आप डे बाय डे चीजों को कितने अच्छे से कर रहे हो, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए।
पढ़ाई लिखाई करिए बहुत अच्छे से और मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।